हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण का लेक्चर नंबर 12। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सदिश गुणन। इसको इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप सब कोई कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग लगाइएगा बाबू सदिश गुणन। अब देखिएगा, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको दो सदिशों का गुणा करना है तो उसके दो तरीके होते थे। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन। अगर हम सदिश गुणन की बात करें तो ये दो तरीका, एक होता है आपका अदिश गुणन, अदिश गुणन, और दूसरा होता है सदिश गुणन, सदिश गुणन। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए अगर दो सदिश है, सदिश ए और सदिश बी, अगर इनका हमें अदिश गुणन करना है तो कैसे लिखते थे? ए डॉट बी, इसको पढ़ते हैं बाबू डॉट। तो ए डॉट बी क्या देता था? एक अदिश राशि देता था, अदिश राशि। और इस अदिश राशि का जो मान होता था वह ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा के बराबर होता था। ठीक, इसके सारे हम लोग थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ये हो चुका है। हम लोग को आज के क्लास में पढ़ना है सदिश गुणन। मतलब मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, लेकिन उन दोनों वेक्टर का आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब उसका निकालना है सदिश गुणन। तो अगर ए आप बी दो सदिश दिया है, इनके बीच का कोण भी अगर दिया हुआ है तो सदिश गुणन निकालने का तरीका होता है ए, इसको पढ़िएगा बाबू क्रॉस ए क्रॉस बी। तो जब आपका दो सदिश का गुणन एक सदिश राशि आता है, कैसा? सदिश राशि, तो फिर ये आपका सदिश गुणन कहलाता है। मतलब अगर मेरे पास दो सदिश है, उनका हमने गुणा किया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद एक सदिश राशि आपको प्राप्त होता है तो फिर आप उसको बोलेंगे कि ये सदिश गुणन हुआ। ठीक है? तो अगर आपका सदिश राशि मिला, मान लो इस सदिश राशि को हमने सी बोल दिया, ठीक है? तो सदिश में होता क्या है? इसकी परिमाण होती है। सदिश में क्या होता है बाबू? परिमाण होता है और सदिश की दिशा होती है। नहीं तो सदिश का परिमाण कितना होगा और सदिश की दिशा क्या होगी? चलिए हम लोग सारी चीजों को दम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए सदिश गुणन। पहले इसके हम लोग परिभाषा को लिखते हैं और परिभाषा के आधार पर समझते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। मतलब ए क्रॉस बी अगर सदिश राशि होता है तो उस सदिश राशि का परिमाण कितना होगा और फिर उस सदिश राशि की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए पहले हम लोग सदिश गुणन का यहां पर परिभाषा लिखेंगे। सदिश गुणन, लिखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है जिसका परिमाण, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के
परिमाणों एवं उनके बीच के कोण के ज्या, और ज्या का इंग्लिश होता है बाबू साइन, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इनकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है, जिसे दाएं हाथ के अंगूठा नियम तथा दाएं हाथ की पेच नियम से प्राप्त किया जाता है। यह है बाबू इसका डेफिनेशन। क्या हमने लिखा? दो सदिशों का सदिश गुणन एक सदिश राशि होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों एवं उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इनकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है, जिसे दाएं हाथ की अंगूठा नियम तथा दाएं हाथ के पेच नियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो सदिश दिए गए हों ए और बी और इनके बीच का कोण थीटा है, तो अगर हम लोग यहां पर ए क्रॉस बी निकाले तो अभी हमने बताया कि ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होगा। तो इस सदिश राशि का जो परिमाण होता है ये दोनों सदिशों के परिमाणों और इनके बीच के कोण का साइन, मतलब ए क्रॉस बी की जो परिमाण होगी वो कितनी हो जाएगी? ए का परिमाण गुना बी का परिमाण गुना साइन थीटा, और इसकी जो दिशा होती है वह दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। और यहां पर इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकांक सदिश लिया इन कैप। ठीक है, मतलब किसी सदिश को ए क्रॉस बी क्या आएगा? एक सदिश आएगा। तो किसी भी सदिश को अगर हम लोग को लिखना है तो क्या करते हैं? उस सदिश का परिमाण लिखते हैं और सदिश की जिधर दिशा होगी उस दिशा में एक एकांक सदिश लिखते हैं। तो ये जो एन कैप है वह दोनों सदिशों के तल के लंबवत दिशा की एकांक सदिश है। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, यहां क्या हो जाएगा? जहां एन कैप क्या होगा बाबू? एन कैप हो जाएगा दोनों सदिशों ए एवं बी के तल के लंबवत दिशा की एकांक सदिश है। ठीक, अब इस एन कैप की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे? मतलब ए क्रॉस बी की दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं? इसके लिए दो नियम है, दाएं हाथ की अंगूठा नियम और दूसरा है दाएं हाथ की पेच नियम। तो इस दोनों को हम लोग समझने वाले हैं। दाएं हाथ की अंगूठा नियम क्या होता है और दाएं हाथ की पेच नियम क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हमें सिर्फ ए अक्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर सिर्फ हमें ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐसे लगा दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना है, तो सिर्फ परिमाण क्या हो जाएगा? ए का परिमाण बी का परिमाण और गुना साइन थीटा, यही तो परिमाण है। नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए अक्रॉस बी का परिमाण जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? साधारण ए बी साइन थीटा के बराबर। ठीक,
और इसकी दिशा जो होगा वह एन कैप की दिशा में होगा। और एन कैप फिर से बोल रहे हैं दोनों सदिशों के तल के लंबवत होते हैं। मतलब एन कैप जो होगा वह ए पर भी लंबवत होगा और बी पर भी लंबवत होगा, क्योंकि इसके तल के लंबवत होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एन कैप निकालना है तो ए अक्रॉस बी अगर इस बोर्ड पे है, मतलब बोर्ड वाले प्लेन पर है, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि सदिश ए और सदिश जो बी है वह इस बोर्ड तल पर है, तो इस बोर्ड के जो लंबवत होंगे वह या तो आपका इस मार्कर की दिशा में बाहर की ओर होगा और नहीं तो इसके अंदर होगा। मतलब एन कैप की जो दिशा होगी, अगर ए और बी इस बोर्ड पर है तो एन कैप की जो दिशा होगी या तो आपका बोर्ड के तल के लंबवत बाहर और नहीं तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर होगी। ठीक है, अब अंदर होगी कि बाहर होगी, इसे आपको किस नियम से, तो दाएं हाथ की अंगूठा नियम या दाएं हाथ के पेच नियम से हम लोग निकालते हैं कि तल के लंबवत बाहर होगी या तल के लंबवत अंदर होगी। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर चलते हैं हम लोग दाएं हाथ के पेच नियम और दाएं हाथ के अंगूठा नियम को समझने। हो गया, मिटा देते हैं। अब हम लोग एन कैप की सही डायरेक्शन निकालेंगे कि तल के लंबवत अंदर होगा या तल के लंबवत बाहर होगा। ये तो हमें पता चल गया कि जो आपका एन कैप की दिशा होगी वह सदिश ए और सदिश बी के तल के लंबवत होगी, अर्थात सदिश ए पर भी लंबवत होगा और सदिश बी पर भी लंबवत होगा। चलिए, अब यहां पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे। यहां पर इधर हमने लिखा दाएं हाथ की अंगूठा नियम और इसी चीज को निकालने के लिए इधर भी एक ही साथ हम लोग देख लेंगे दाएं हाथ की पेच नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। लिख दे रहे हैं राइट हैंड थंब रूल और ये हो जाएगा राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमें दो सदिश दिया हुआ है, ऐसे सदिश ए और सदिश बी दिया हुआ है और इनके बीच का एंगल जो है वह थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या दोनों सदिशों के जो पूंछ है वह एक बिंदु पर है कि नहीं, मतलब क्या दोनों सदिशों के पूंछ एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर आपने देखा कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो दोनों सदिशों के पूंछ को पहले क्या करेंगे, संपाती करेंगे, मतलब दोनों सदिशों के पूंछ को आप क्या करेंगे, एक जगह लाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इनके बीच का कोण निकालेंगे और सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण क्या होता है, क्या होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। हम लोग इसको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े हैं कि दो सदिशों के बीच का कोण हमेशा क्या होता है, 180 से आपका छोटा या बराबर या 0 से बड़ा या बराबर, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा ये सदिश ए और बी के बीच का कोण हो गया। इनके दोनों पूंछ जो है एक बिंदु पर है। ये बड़ा वाला एंगल नहीं, ये जो आपका एंगल है इस एंगल को नहीं लेना है, ये छोटे वाले एंगल को लेना है। क्लियर पूरा है। अब अगर हमें निकालना है बाबू ए क्रॉस बी, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको यह समझना है कि ए से बी की ओर जाना है, मतलब अपने इस चारों उंगलियां को, थंब को छोड़कर ये जो बाकी चारों उंगलियां हैं, इस चारों उंगलियां को घुमाना है ए से बी की ओर, ये समझना है आपको। अगर यही रहता बी क्रॉस, सॉरी यहां पर अगर रहता बी क्रॉस ए, तो हम ये समझते कि हमें इस चारों उंगलियां को घुमाना है किधर, बी से ए की ओर और छोटे कोण से।
फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको ए से ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको समझना है कि अपने चारों उंगलियां को दाहिने हाथ की चार उंगलियां, बाबू जो लेफ्टी स्टूडेंट ऐसा नहीं उनका लेफ्ट ज्यादा चलता है तो लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, बायां हाथ यूज नहीं करना है। जो लेफ्टी स्टूडेंट है उनको भी दाएं हाथ ही इस्तेमाल करना है। तो दाएं हाथ की चारों उंगलियां को घुमाना है। अगर ए क्रॉस बी रहेगा तो ए से बी की ओर घुमाना है, और बी क्रॉस ए रहेगा तो बी से ए की ओर घुमाना है, ठीक है। और इस दौरान जो होना चाहिए आपका ये चारों उंगलियां एक डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये थंब जो होना चाहिए इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे देखिएगा मेरा हाथ, चारों उंगलियां सेम डायरेक्शन में, और ये जो अंगूठा है इस चारों उंगलियां के लंबवत होने चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा ए से बी की ओर जाना है, मतलब ए से बी की, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की ओर चारों उंगलियां को घुमाना है, वो भी कैसे, छोटे एंगल से। तो आपको ऐसे आना है, ये वाला एंगल यूज नहीं करना है, ये वाला जो कोण है इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ए से बी की ओर आना है तो छोटे कोण से आना है, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या किया, ऐसे अपने हाथ को रखा, ऐसे चारों उंगलियां एक ही डायरेक्शन में, और आपका जो अंगूठा है इसके लंबवत दिख रहा है बाबू। चलिए ऐसे, तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका उंगली नहीं घूमेगा, हथेली नहीं घुमाना है, उंगली घुमाना है। उंगली ऐसे नहीं घूमेगा, आपका उंगली टूट जाएगा। इसका मतलब समझिएगा कि आपने गलत डायरेक्शन में रखा है, तुरंत उसको बदल दीजिएगा। ऐसे देखिए, ऐसे बदल दिया। अब ए के डायरेक्शन में मेरा चारों उंगलियां हो गया। अब ए से बी की ओर जाना है, इस डायरेक्शन, ये वाला जो होता है वो दक्षिणावर्त होता है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आसानी से घूम गया ए से बी की ओर। इस समय जो अंगूठा जा रहा है वो किधर जा रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। ये होता है, ये वाला डायरेक्शन आपका दक्षिणावर्त बोलते हैं, यहां लिख भी दे रहे हैं दक्षिणावर्त, इंग्लिश में होता है क्लॉकवाइज, ठीक। और ऐसे अगर आप घूम रहे हैं ये होता है आपका वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको यहां पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, वामावर्त अपने उंगली को नहीं घुमाना है, छोटे एंगल से घुमाएंगे तो ऐसे आपका आएगा। ए से बी की ओर आसानी से चारों उंगलियां घूम गए। इस समय जो अंगूठा की जो डायरेक्शन होता है वही आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होता है, मतलब एन कैप की डायरेक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये जो आपका ए क्रॉस बी की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर, और जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी वही आपका इन कैप की दिशा हो जाएगी। अब आइए इसी में चलिए, अब आपको बी क्रॉस ए निकालना है, मतलब अपने चारों उंगलियां को बी से ए की ओर घुमाना है, वो भी छोटे कोण से। इसका मतलब है आपको यहां से ये हो गया, इसके लिए यहां नीचे बना दे रहे हैं, ऐसे देखिएगा, ये ए और ये हो गया आपका बी। तो आपको ऐसे जाना होगा, नहीं थीटा, आप ऐसे जाएंगे, इसका मतलब बड़ा कोण मिलेगा, ये गलत डायरेक्शन है। तो आपको ऐसे जाना है, मतलब कौन सा, वामावर्त दिशा में। चारों उंगलियां को बी के तरफ रखिए, अंगूठा इसके परपेंडिकुलर आसानी से देखिए घूम गया, मतलब इस समय अंगूठा किधर जा रहा है, तल के लंबवत बाहर की ओर। इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो उंगली नहीं घुमा, हथेली को नहीं घुमाना है, फिर से बोल रहा है हथेली नहीं घुमाना है, उंगली घुमाना, तो ऐसे उंगली नहीं घूमेगा। मतलब आपने कहा क्या किया, ये जो डायरेक्शन गलत है आप ऐसे कर लीजिएगा। अब इसमें घुमाइएगा आसानी से, उंगली घूम रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर। मतलब यहां पर अब बी क्रॉस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। और यही आपका इन कैप की दिशा हो जाएगी, ठीक है। यानी इन कैप जो होगा वो ए पर भी लंबवत होगा और सदिश बी पर भी लंबवत होगा। अब इसी चीज को हम लोग को अगर पेंच के नियम से बनाना है, स्क्रू रूल से, तो देखिएगा ए क्रॉस बी, ये बीच का एंगल थीटा, आप ऐसे आएंगे क्लॉकवाइज, ये वाले एंगल को छोड़ देंगे। अब क्या करना है,
पेच नियम से निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप दिमाग में समझेंगे आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है और उस स्क्रू ड्राइवर से आपको एक स्क्रू के साथ काम करना है, पहले ये सोचेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यहां पर एक स्क्रू रखा हुआ है, जहां दोनों सदिशों का पूंछ एक दूसरे से मिल रहा है, समझ जाइएगा वहां पर आपके पास एक स्क्रू है और इस स्क्रू को क्या करना है, आप स्क्रू ड्राइवर से घुमाना है। अब कैसे घुमाना है समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की ओर घुमाइएगा और ए से बी की ओर किस कोण से, तो छोटे कोण से, तो ये वाले कोण मतलब आपको स्क्रू ड्राइवर को, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पेचकस बोलते हैं, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर पेचकस नहीं, तो आपको ए से बी की ओर घुमाना है, किससे, छोटे कोण से। और स्क्रू ड्राइवर को कैसे रखना है, यानी पेचकस को कैसे रखना है, बिल्कुल इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, मतलब आपको जो आपके पास स्क्रू ड्राइवर है उसको परपेंडिकुलर रखना है ऐसे। अब आपको घुमाना है, तो घुमाइए ए से बी की ओर छोटे कोण से, मतलब आपको ये वाला क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त में घुमाना है। तो अगर आप इसको ऐसे दक्षिणावर्त में घुमाएंगे तो आप ऐसे देखिएगा क्या होगा, जो स्क्रू होगा वो अंदर की ओर जाएगा, स्क्रू कसा रहा होगा, स्क्रू टाइट हो रहा होगा, अंदर जा रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन स्क्रू का होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा वहीं आपका ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो यहां पे अगर आप स्क्रू ड्राइवर को दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर रखकर, इसके लंबवत रखकर, तो जो स्क्रू होगा वह अंदर की ओर जाएगा, टाइट होगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि फिर से स्क्रू रूल से भी क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा ए क्रॉस बी की दिशा, मतलब इन कैप की दिशा किधर हो जाएगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, इससे भी वहीं आया। उसी तरह अगर आप B क्रॉस A की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, मतलब आप इन कैप की दिशा निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको B से A की ओर जाना होगा। मतलब यहां पे देखिएगा, यहां पे फिगर बना रहे हैं इसकी, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। आपको अब की बार ऐसे घूमना है इस डायरेक्शन में, यहां पे थीटा है, आपको अब ऐसे नहीं जाना है, बड़ा कोण का इस्तेमाल नहीं करना है, छोटे कोण का इस्तेमाल करना है, मतलब ये आपका वामावर्त में घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है। क्या कीजिए, यहां पे समझिएगा स्क्रू है, जहां दोनों इसका पूंछ एक जगह, समझिए वहां स्क्रू है आपके पास, पेंच है, हिंदी में बोलते हैं पेंच, स्क्रू। और क्या करेंगे, इस स्क्रू के लंबवत यहां पे एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस रख लीजिए और क्या कीजिएगा, इसको अब आप ऐसे वामावर्त दिशा में घुमाइए। स्क्रू होना चाहिए बिल्कुल आपके बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका जो स्क्रू होगा वो बाहर की ओर निकल रहा होगा, यानी स्क्रू ढीला हो रहा होगा और बाहर की ओर निकल रहा होगा। तो स्क्रू जिस दिशा में चलेगा वहीं ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आ रहा था तो तल के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं, उसको हम लोग लिखेंगे। हो गया, आइए सबसे पहले यहां पे समझिएगा, ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, समझिएगा, यहां पर ए क्रॉस बी का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। यहां पे लिखिएगा बाबू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य बिंदु। पहला, ए क्रॉस बी यानी ऐसे लिखेंगे, सदिश गुणन का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसका कारण भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, चलिए यहां पे पहला पॉइंट लिखते हैं, सदिश
गुणन का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। क्यों? देखिएगा, ए क्रॉस बी का जब आप परिमाण निकालेंगे तो ए का परिमाण, बी का परिमाण और इनटू साइन थीटा, परिमाण यही तो होता है। अब ए का परिमाण कभी ऋणात्मक होगा नहीं, बी का परिमाण कभी ऋणात्मक होगा नहीं, और साइन थीटा जो है यह भी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो है वह आपका 180 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। मतलब 0 से बड़ा या बराबर, या 180 से आपका छोटा या फिर बराबर। और इस केस में कभी भी अगर थीटा का मान 180 और 0 के बीच में होता है तो साइन थीटा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा आपका धनात्मक रहेगा। मान लीजिए अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा का मान 180 हो जाए तभी परिमाण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दूसरा पॉइंट अब क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हो अथवा दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो इनका सदिश गुणन का परिमाण 0 होता है। इस लाइन को भी लिख लेंगे, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो इनके सदिश गुणन का परिमाण 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका दोनों सदिश एक ही दिशा में है मतलब थीटा का मान हो जाएगा 0। अगर थीटा का मान 0 हो जाएगा तो इनका जो परिमाण होगा वह ए बी साइन 0 होगा, और ए बी साइन 0 क्या देगा, 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। या फिर अगर आपका दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो यहां पर थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। इस केस में अगर आप दोनों सदिशों के सदिश गुणन का परिमाण निकालते हैं तो ये आ जाएगा ए बी साइन 180, और साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब पूछता है कि बताइए इसकी अधिकतम मान कब होगी। मतलब सदिश ए और सदिश बी के जो सदिश गुणन के परिमाण है उसका अधिकतम मान कब होगा। तो अधिकतम कब होगा, जब आपके साइन थीटा का मान अधिकतम हो जाए, और साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। और कब, जब थीटा का मान 90 हो तब। मतलब अगर सदिश ए और बी एक दूसरे पर लंबवत है तो इनके सदिश गुणन का जो परिमाण होगा वह अधिकतम होगा। इसको आप नोट कीजिएगा बाबू, नोट कर लिए। ठीक है, यानी न्यूनतम 0 होगा, निगेटिव तो कभी होगा नहीं, और अधिकतम किसके बराबर आएगा देखिएगा, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट नंबर 3, यदि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो तो इनका सदिश गुणन का परिमाण
अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, क्या लिखा, यदि दोनों सदिश का, या सदिशों लिखिए, यदि दोनों सदिशों, नहीं, यदि दोनों सदिश, ठीक था, यदि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो तो इनका सदिश गुणन का परिमाण अधिकतम होता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत है, मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो इनका जब सदिश गुणन का परिमाण निकालेंगे तो यह आ जाएगा ए बी साइन 90, और साइन 90 आपका 1 होता है, और साइन का जो अधिकतम मान होता है वह भी 1 के बराबर होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का जो परिमाण है उसका अधिकतम मान ए बी के बराबर होगा। मतलब ऐसे भी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि ए क्रॉस बी का जो परिमाण है इसका मैक्स वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू, वह सदिश ए और सदिश बी के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, नोट करते जाइए बाबू पहुंच करके। पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि जो आपका सदिश गुणन है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यहां पर लिखेंगे चौथा पॉइंट, सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी जो होगा वह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि ए क्रॉस बी की जो दिशा हो रही थी वह तल के लंबवत अंदर की ओर, और बी क्रॉस ए की जो दिशा थी वह आपका तल के लंबवत बाहर की ओर। अभी हम लोग देखे हैं नहीं, तो ये सदिश है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए क्या देगा, एक सदिश राशि देगा। तो सदिश की दिशा बदल जाने से सदिश बदल जाती है नहीं, तो ये आपका ए क्रॉस बी जो होता है इसकी दिशा बी क्रॉस ए के विपरीत दिशा में होगी। एक आपका तल के लंबवत अंदर और दूसरा तल के लंबवत बाहर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी जो होगी वह माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसका परिमाण बराबर है, परिमाण क्या है, बराबर है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का परिमाण बराबर होगा, लेकिन सदिश बराबर नहीं होगा क्योंकि इसकी दिशा उल्टा है, मतलब विपरीत है। हो गया। चलिए पांचवा पॉइंट, पांचवा बोलता है कि यह विपरीत नियम का पालन करता है। जो आपके सदिश गुणन होते हैं, सदिश गुणन वह विपरीत नियम का पालन करता है। यहां पर लिखेंगे पांचवा पॉइंट, सदिश गुणन विपरीत नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको इंग्लिश में बोलते हैं, विपरीत नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि अगर लिखा हुआ ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, विपरीत नियम का पालन किया, ऐसा कर सकते हैं। छठा पॉइंट होता है कि अगर किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ अगर आप सदिश गुणन करते हैं, यानी कि आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं,
तो वह शून्य सदिश के बराबर होता है। ठीक है, मतलब किसी सदिश को स्वयं के साथ सदिश गुणन करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। क्या? तो अगर आपका है A क्रॉस A, क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर। अगर आपको B क्रॉस B मिलेगा तो 0 वेक्टर। C क्रॉस C, वह भी आपका शून्य सदिश का परिमाण तो शून्य होता है, लेकिन इसकी दिशा संदिग्ध होती है। ये भी हमने बात आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश के प्रकार जहां कराए थे वहां इस बात को बताए थे कि शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, लेकिन उसकी दिशा संदिग्ध होती है। संदिग्ध का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, उसको हम लोग संदिग्ध बोलते हैं, इंग्लिश में आर्बिट्रेरी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट 7वां पॉइंट समझेंगे। सातवां पॉइंट, अगर मान लीजिए A डॉट B क्रॉस C करना है। 7वां पॉइंट, A डॉट B क्रॉस C, सॉरी A डॉट A क्रॉस B, तो क्या आएगा समझिए। अभी हमने बताया कि A क्रॉस B की जो दिशा होती है वह A पर भी लंबवत होता है और B पर भी लंबवत होता है। नहीं, तो ये आपका A क्रॉस B जो होगा वो सदिश A पर लंबवत होगा। मान लीजिए इसको थोड़ा देर के लिए C लिया, इन कैप मान लेते हैं, और यहां पर आपका A डॉट हो गया। तो इन कैप और A एक दूसरे पर लंबवत है। अगर दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत है तो उसका अदिश गुणन शून्य होता है। यहां डॉट है बाबू, यहां डॉट है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। या B डॉट अगर A क्रॉस B है तब भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि फिर यहां पर इसको हमने B बोल दिया और डॉट यहां पर इन कैप नहीं, फिर आपका इन कैप B पर भी परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप यहां पे देख लेंगे, जो इन कैप होगा वो सदिश A पर भी लंबवत होगा और इन कैप जो होता है वो सदिश B पर भी लंबवत होता है। कहने का मतलब है कि A क्रॉस B की जो दिशा होगी वह आपका A पर भी लंबवत और A क्रॉस B की जो दिशा होगी वह आपका B पर भी लंबवत, क्योंकि A क्रॉस B की दिशा सदिश A और सदिश B के तल के लंबवत होती है। क्लियर? इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए इसको नोट करते हैं, नोट कीजिएगा। हो गया। 8वां पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंबकोणीय सदिशों का सदिश गुणन। लंबकोणीय सदिशों का सदिश गुणन लिखिएगा यहां पर 8वां नंबर पॉइंट, लंबकोणीय सदिशों का सदिश गुणन। लंबकोणीय सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, अब लंबकोणीय सदिश हम लोग जानते हैं। ये हो गया आपका x, y और z अक्ष। ये हो गया आपका मूल बिंदु x अक्ष की, एक अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश j कैप और z अक्ष की दिशा की एकांक सदिश k कैप। यहां पर i कैप, j कैप और k कैप एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ठीक, ये हम लोग को जानते हैं।
फिर आपका आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण और के कैप का परिमाण क्या होगा, तो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, फिर उसके बाद में आई क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी, फिर के क्रॉस आई, फिर के क्रॉस जे निकालना है और लास्ट में के क्रॉस के निकालना है। ठीक, अब यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा, तो जो अभी सदिश गुणन पढ़ा है उसका हम लोग फॉर्मूला, आई क्रॉस आई, एक आई को ए मान लीजिए, दूसरे आई को बी मान लीजिए, क्या होता है ए क्रॉस बी, ए का परिमाण मतलब आई का परिमाण, बी का परिमाण मतलब फिर आई का परिमाण, और आई के बीच का कोण का साइन, मतलब ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए और बी के बीच के कोण का जो आपका थीटा आता है उसका साइन लेते हैं। तो यहां पर ए आपका आई है और बी भी आई है, तो आई के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि जितने भी आपके आई वेक्टर होंगे मतलब एकांक सदिश होंगे वो सबके सब किधर होंगे, एक्स दिशा में होंगे, जितने भी आई कैप होंगे वो सबके सब एक्स दिशा में होंगे, क्योंकि एक्स दिशा की एकांक सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। यानी आई के बीच का जो कोण हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 0, नहीं साइन 0 हो गया इंटू एन कैप, तो यहां पर एन कैप लगा देंगे। अब ये एन कैप को हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पूरा क्या आ रहा है, शून्य सदिश आ रहा है, तो शून्य सदिश आया, इसका परिमाण शून्य हो गया, लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, संदिग्ध होगी, तो आप यहां पर इसको आप लिख देंगे 0, मतलब आई क्रॉस आई वो आपका 0 सदिश होगा या 0 इसकी परिमाण आ जाएगी। अब मेन हम लोग को आई क्रॉस जे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए को मान लीजिए आई या बी को मान लीजिए जे, तो आई का परिमाण जे का परिमाण और आई और जे का बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, एक दूसरे पर लंबवत है। अब आई क्रॉस जे कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अब आई क्रॉस जे का मतलब है कि आई से जे की ओर चलिए, हमने दाएं हाथ के चारों उंगलियां को एक तरफ रखा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंगूठा को रखा लंबवत और घुमाया ऐसे, तो अंगूठा जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, इसके तल के लंबवत की ओर बाहर की ओर, और तल के लंबवत बाहर की ओर की दिशा कौन सा है, के की दिशा। एक्चुअल में जो के क्या होता है, अगर ये x है ये y है तो के इसके लंबवत ऐसे आएंगे, x और y पे लंबवत होंगे, तो आई क्रॉस जे की जो दिशा होगी वह तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है, मतलब आपका के की दिशा में आ रहा है, यानी यहां पर लिख देंगे के, क्या आ जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना के और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, यानी आई क्रॉस जे बराबर भी क्या आ गया बाबू, के कैप आ गया। उसी तरह इन सब का निकालेंगे। अब इन सब को निकालने के लिए आप क्या देखिएगा, यहां पर एक छोटा सा आप ट्रिक समझ लीजिए क्या है। यहां पर ऐसे एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है, यहां पर लिखिएगा आई, यहां पर लिखिएगा जे और यहां पर लिखिएगा के। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप लिख दीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आप ऐसे घूम रहे हैं, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त में घूम रहे हैं, तो इस वामावर्त की दिशा को आप पॉजिटिव लेना है। अगर आप ऐसे घूम रहे हैं दक्षिणावर्त में, तो इसकी दिशा को आपको निगेटिव लेना है। ठीक है, अब आपको अगर मान लीजिए आई क्रॉस जे निकालना है, तो आपको समझना है आई से जे की ओर जाना है, और आई से जे की ओर जाना है छोटे एंगल से जाना है, तो आई से जे की ओर ऐसे जाइएगा, ऐसे नहीं जाना है क्योंकि बीच में आपको के मिलेगा, बड़ा एंगल मिलेगा, इसको छोड़ देना है। मतलब ऐसे समझिए कि आई से जे की ओर जाना है, बीच में कोई रुकावट ना मिले, वो वाली दिशा अपनाना है कि आई से जे की ओर जाना है लेकिन बीच में कोई भी रुकावट कुछ नहीं मिले, एकदम सीधा रास्ता मिले, कोई भी बीच में आपको अवरोध ना आए।
तो आई से जे की ओर जाने का एक भी रास्ता है और आई से जे की ओर जाने का आपका कौन सा रास्ता है, आपका क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे तो के मिल जाएगा, मतलब एक समझिएगा के एक और उधर का मिल गया, इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, इसमें कोई भी और उधर नहीं है। अब ऐसे घूमना है तो कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिख देना है और जो छूट जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। आई जे इसमें जो नहीं रहेगा वही आंसर आएगा, वो क्या हो जाएगा, तो के। अब देखिएगा इसमें आई और के है तो आंसर क्या होगा, जे होगा। अब जे पॉजिटिव होगा आकि जे निगेटिव होगा, इसको समझना है। तो आई से के की ओर चलिए। अब आई से के की ओर जाने का ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, इस रास्ते में आएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा जे एक और उधर, इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला रास्ता अपनाइएगा, बीच में कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे जाएंगे तो बीच में के ना मिल जाएगा जी, इसीलिए इसको छोड़ दिया हमने। ऐसे आया तो इसके रास्ते में कुछ नहीं मिला, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका क्लॉकवाइज है या निगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां पर हो जाएगा निगेटिव। नहीं, उसी तरह जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा, या तो प्लस के होगा नहीं तो माइनस के होगा, तो यहां पे हमने के लिख दिया, के कैप। अब प्लस होगा कि माइनस होगा इसको समझते हैं। जे क्रॉस आई, अब जे से आई की ओर जाना है तो जे से आई को ऐसे जाइए, ऐसे जाएंगे तो आपको के मिल जाएगा, मतलब ये आपको रास्ता सही नहीं है और उधर मिल गया, तो ऐसे चलिए। कौन सा रास्ता है, ये वाला डायरेक्शन, तो ये निगेटिव वाला है, तो यहां पर आपका निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह जे क्रॉस जे, जब सेम आ गया तो फिर आपका ये क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जे और जे के बीच का कोण कितना हो जाएगा, जे और जे के बीच का कोण जीरो हो जाएगा, साइन जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। फिर यहाँ पे जे क्रॉस के निकालना है तो या तो प्लस आई होगा नहीं तो माइनस आई होगा, तो पहले हमने यहाँ आई लिख दिया, अब इसके साइन को लिखेंगे जे क्रॉस के। ऐसे चलिए जे क्रॉस के कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे आएंगे तो आई मिल जाएगा और उधर मिल जाएगा, ये वाला रास्ता गलत है। ऐसे चलिए कौन सा रास्ता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव रह गया। उसी तरह के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या लेंगे, तो के क्रॉस आई का आंसर हो जाएगा जे। अब निगेटिव जे होगा कि पॉजिटिव जे होगा समझिए, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ऐसे ही जा रहे हैं, देखो ये वाला रास्ता, ऐसे जाएंगे तो जे मिल जाएगा और उधर मान लीजिए जे हो जाएगा, तो इस रास्ता को छोड़ दीजिए, इस रास्ता से चलिए, यानी पॉजिटिव रास्ता से चल रहा है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। फिर आपका के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के से जे की ओर चलिए, के से जे की ओर चलिए, ये वाला रास्ता सही, ये वाला रास्ता में और उधर मिलेगा, तो ये वाला रास्ता चलिए। कौन सा रास्ता है, क्लॉकवाइज है यानी निगेटिव है, तो यहां पर आपका निगेटिव आई हो जाएगा और के क्रॉस के क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप, अगर जे क्रॉस जे रहेगा तो जीरो, आई क्रॉस आई रहेगा तो जीरो, और के क्रॉस के रहेगा तो जीरो। अब बाकी सब आप इस रूल से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। या और हम एक और अच्छा सा और ट्रिक बता रहे हैं, आपको क्या होना चाहिए, एक ऐसे देखिएगा, आई जे के, समझिएगा आई से जे, जे से के, यह एक सही सेगमेंट है, मतलब सही रास्ता है कि आई के बाद में जे आएगा, जे के बाद में के आएगा और फिर के के बाद में क्या आएगा, आई आएगा। नहीं तो अगर इस तरह से कहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ता में चल रहे हैं। कोई भी आपका एक टूटा तो समझिएगा गलत रास्ता है। इसका मतलब क्या हम समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा आई क्रॉस क्या है, आई क्रॉस के है, तो आई के बाद में जे होना चाहिए, लेकिन आई के बाद में के है, तो समझिए गलत रास्ता, एक माइनस लगा दीजिएगा और जो इसमें गायब रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। फिर जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, तो जे के बाद में एक्चुअल में के होना चाहिए लेकिन आई हो रहा है, नहीं, ये भी आपका क्या है, मतलब आपका एक गलत रास्ता है, तो यहां लगा दीजिएगा माइनस और जो गायब रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। जे क्रॉस के, देखो जे के बाद में के एकदम सही है, जो गायब है वो आपका रहेगा, सही रास्ता है तो पॉजिटिव रहेगा। के क्रॉस आई, तो के के बाद में क्या है, आई आएगा, के के बाद में आई आ रहा है, ठीक है, सही रास्ता है, जो इसमें गायब रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो के आई है, जे गायब है तो जे आपका आ जाएगा, लेकिन के बाद में आई आता है मतलब सही है, तो इसीलिए आप पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही समझिएगा आपको ये वाला कि आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के बाद आई। अगर मान लो आई के बाद में के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उल्टा है, उसमें एक माइनस लगा दीजिएगा। अगर आई के बाद में जे आ रहा है, इसका मतलब सही है, तो जैसा रहेगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दीजिएगा, और जो इसमें मिसिंग टर्म रहेगा, जो गायब रहेगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का
आज का क्लास। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप पूरा इसका रिवीजन करके आप अगले क्लास ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर? चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू।